हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं इस पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर टॉपिक का। और मैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इस सीरीज़ में और 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं सारा कॉन्सेप्ट जो है ट्रांसफार्मर का वो कवर कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट हम लोग 58 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये आपका 7th वीडियो है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर उसको आप देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। हम लोग क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इंटायर कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर रहे हैं। इसका लाने का पर्पस यही था कि जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो हम लोग को समझ नहीं आता है कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाएगा, तो हम लोग जस्ट उसका उल्टा करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। कभी कभी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं और क्वेश्चन बना नहीं पाते हैं, इसलिए मैं जस्ट उसका रिवर्स कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट 59 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 और चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर द नो लोड करंट, जैसा कि आपको पता है, मैं ग्राफ के थ्रू भी बताया था। ट्रांसफार्मर में जो नो लोड में जो भी सप्लाई होता है, जैसे ट्रांसफार्मर में जो नो लोड में जो भी हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, लोड तो कनेक्टेड है नहीं, तो सारा सप्लाई कौन कंज्यूम कर रहा है? सारा सप्लाई क्या होता है, लॉस में ही जा रहा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं नो लोड लॉस। तो नो लोड में क्या था, ये आपका नो लोड करंट था। ठीक है, और ये एंगल जो कितना ऑलमोस्ट आपका अप्रॉक्स 75 डिग्री एंगल बना रहा था। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था ये आपका आई म्यू, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, आई डब्ल्यू। ठीक है, आई डब्ल्यू क्या था, वाइंडिंग करंट। आई म्यू क्या था, मैग्नेटाइजिंग करंट। तो ये सब चीज़ हम लोग कितने बार देख चुके हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो नो लोड में जो भी लॉस होता है, जो जो भी पावर ले रहा है, क्योंकि लोड को तो जा रहा है, लोड कनेक्टेड है नहीं, तो जो भी सप्लाई ले रहा है सारा क्या जा रहा है, लॉस को जा रहा है। इसी में जो लॉस निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट लॉस बोल दीजिए, चाहे आप आयरन लॉस बोल दीजिए। ठीक है, फर्दर आयरन लॉस को भी दो भाग में डिवाइड किया जाता है, जो कि बता चुका हूँ, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। तो ये सारा डिटेल में बहुत बार डिफर कर चुका हूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दिया कि पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर नो लोड की बात किया है। ठीक है, और नो लोड में और क्या होता है, नो लोड जैसे कि नो लोड में क्या होता है, सिर्फ शंट, जैसे नो लोड टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, तो वहाँ पर सिर्फ शंट पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपसे पूछा कि नो लोड करंट का वैल्यू कितना होता है। देखिए, तो जो नो लोड करंट होता है ना, ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है, बहुत ही कम होता है, मतलब 2 to 6% है। जैसे देखिए, ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्या होता है 2 to 6% होता है। ठीक है, यही थोड़ा अब जो ट्रांसफार्मर और किसके तरह बिहेव करता है, मशीन में कंपेयर कीजिएगा तो इंडक्शन मशीन की तरह बिहेव करता है, लेकिन इसका जो होता है सेकेंडरी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन पूछा एक बार जेई में कि जो इंडक्शन मशीन है वो ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव कब करेगा, तो ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करेगा जब उसका जो ब्लॉक रोटर टेस्ट कहिए, चाहे सेकेंडरी को शॉर्ट कर देंगे तो भी ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करेगा। नो लोड करंट यहाँ पे जो है वो 2 to 6% होता है। ठीक है, लेकिन यही आपको 3 फेज इंडक्शन मशीन को पूछिएगा तो इंडक्शन मशीन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो रोटेशनल होता है। ट्रांसफार्मर में क्या सारा चीज़ स्टेटिक है, और वहाँ पर मशीन में क्या है, रोटेशनल है, तो थोड़ा लॉस ज़्यादा होता है कंपेयर टू आपका ट्रांसफार्मर का। तो समझ में आ गया, और ये भी समझ में गया। और ये जरूर याद रखिएगा, अप्रॉक्स 25 डिग्री एंगल बनाता है। आई मीन नॉट जो होता है बहुत कम होता है। इसी को एक्साइटिंग करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइटिंग करंट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव हो गया है। जैसे कि मैं पैरेलल ऑपरेशन बताया था, वहाँ पर 2 केस भी बताया था कि जो डिफरेंट लोड के भी रेटिंग रहेगा, सेम लोड दोनों मशीन का सेम रेटिंग रहेगा, क्या क्या किस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन पैरेलल ऑपरेशन लोड शेयरिंग बाय ट्रांसफार्मर अकॉर्डिंग टू देयर केवी रेटिंग। तो ये बहुत रिपीटेटिव हो गया है उसको। तो इसी को मैं डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ 2 से 3 बार, तो इसको फिर से मैं यहाँ नहीं करूँगा। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्या क्या वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे 3 फेज ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कंडीशन क्या है आपका, कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन में क्या था कि आपका जो फेज सीक्वेंस होना चाहिए वो सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए, और पोलरिटी भी सेम होना चाहिए। पोलरिटी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में था। ठीक है, तो देख लीजिएगा पैरेलल ऑपरेशन जो है वो मतलब ये वहाँ से क्वेश्चन उठाया पैरेलल ऑपरेशन से। तो पैरेलल कंडीशन देख लीजिएगा सिंगल फेज 3 फेज के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है वो देख लीजिएगा। और यहाँ पर फर्स्ट में भी बताया था कि पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लोड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लोड ले लीजिए, वो लोड 1 है, यहाँ पर लोड 2 है, आपके पास एक ट्रांसफार्मर है। अब क्या दोनों को सप्लाई दे रहा है। अब क्या होगा, मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर फेल हो गया,
तो आपका क्या होगा, दोनों का पावर तो नहीं जा पाएगा ना, तो एक और जब मेरा क्या होगा, एक ट्रांसफार्मर और रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोनों ट्रांसफार्मर पैरेलल है, दोनों मिलकर लोड 1 लोड 2 का सप्लाई दे रहे हैं। अगर इन केस इस केस में क्या होगा, आपका ट्रांसफार्मर जो होगा 1 है, उसका लोड क्या शेयर हो जा रहा है बिटवीन 2 लोड्स में, मतलब 2 ट्रांसफार्मर में शेयर हो जा रहा है। तो इसका क्या होगा, इस जो स्ट्रेस होगा वो भी, स्ट्रेस भी कम हो जाएगा आपका। तो स्ट्रेस कम होगा तो इसका क्या हो जाएगा, लाइफ साइकिल इसका बढ़ जाएगा, मतलब एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, और इस ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, लाइफ साइकिल ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना वो पहले लोड 1 लोड 2 को दे रहा था, अब उसको हाफ ही देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक पार्टनर आ जाए, ट्रांसफार्मर 2 दो पार्टनर मिल के दे रहे हैं। इन केस मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर आपका क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, तो लोड 2 सफिशियंट है आपको पावर को कंटिन्यू करने के लिए। समझ में आते हैं? ऐसे आप समझ सकते हैं, बस समझने के लिए मैं ये बताया, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ सेम क्यों रखते हैं, जैसे वोल्टेज मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर 1 का E1 वोल्टेज है, ट्रांसफार्मर 2 का E2 वोल्टेज है, दोनों को वोल्टेज के बीच में कोई डिफरेंस आएगा, वोल्टेज सेम नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लगेगा। सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा तो फिर वो लॉस होगा, लॉस होगा तो बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है वो जला भी सकता है। इसलिए याद रखें कि ऐसी केस में हम लोग कभी भी पैरेलल ऑपरेशन हम लोग को बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी सॉरी सर्कुलेटिंग करंट होगा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ह्यूज लॉस हो जाता है, ठीक है। तो पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं, नहीं करने पर क्या होगा, करने पर क्या होगा वो पढ़ लिए। तो यहाँ पर कंडीशन जरूर देख लीजिएगा, नहीं पता होगा तो पिछला वीडियो देखिएगा, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि 0 वोल्ट रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पर अचीव करते हैं। जैसा कि आपको मैं एक ग्राफ बताया था, आपको याद होगा। इस तरह से मैं एक ग्राफ बताया, किसके लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए मैं एक ग्राफ बनाया था, ठीक है। देखिए तो मैं वहाँ पर एक्सप्लेन किया था ये क्या हो रहा है, जो वोल्टेज रेगुलेशन है यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रहा है, यहाँ पर मेरा क्या है, मैक्स वैल्यू है। और इधर आपका निगेटिव में क्या हो रहा है, इधर आपका मीन वैल्यू है, मैक्स वैल्यू। ये वोल्टेज रेगुलेशन का मैं ग्राफ आपको 2 बार पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पिछला वीडियो देखेंगे तो उसको पता होगा। तो देखिए यहाँ से राइट साइड जाइएगा तो क्या था, आपका लैगिंग था, लैगिंग पावर फैक्टर, और लेफ्ट साइड में क्या था, लीडिंग पावर फैक्टर। तो आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला 0, तो 0 आपका कहाँ हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 0। ये क्या वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या था, लीडिंग पावर फैक्टर था। तो ये आपका तो आंसर हो गया यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर। और यही 0 और नहीं के मिनिमम पूछ लेता, मिनिमम ही पूछता तो क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होगा। सिर्फ मैक्सिमम केस में क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा। तो लैगिंग क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम केस में लैगिंग पावर फैक्टर होगा। तो आपका 0 वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है कब किस पावर फैक्टर पर अचीव करते हैं, तो 0 पावर फैक्टर कहाँ हो रहा है, 0 यहाँ पर हो रहा है, ये कहाँ है, वाई एक्सिस के लेफ्ट में, तो लीडिंग पावर फैक्टर पर। यही आपका निगेटिव पूछता, मिनिमम कहाँ करते हैं, तो भी लीडिंग पावर फैक्टर पर, मैक्सिमम पूछते तो लैगिंग पावर फैक्टर पर। समझ में आ गया। अब देखिए मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम और यूनिटी क्या दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है ना। मैक्सिमम मतलब क्या, जैसे आपका मैक्सिमम तो का मैक्सिमम वैल्यू हो गया ना, जैसे पावर फैक्टर हो गया, पावर फैक्टर किसके बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना है, 1 ही है ना। तो ये जो आपका यूनिटी और ये दोनों आएगा मैक्सिमम मतलब लैगिंग पावर फैक्टर में। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाँ ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल किए थे, तो ये याद रखिएगा ये वाला, ठीक है। ये I2 R02 ली है ना, कुछ नहीं है, RPU है, RPU cos फाई प्लस माइनस XPU साइन फाई इंटू 100। ये आपका किसका वैल्यू मैंने बताया था, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, ठीक है। प्लस किसके लेते हैं, लैगिंग लोड के लिए लेते हैं, और माइनस किसके लिए लेते हैं, लीडिंग लोड के लिए। लास्ट क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल भी इस पर किए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ तो पिछला वीडियो देखिए, मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी डिटेल में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और नया कॉन्सेप्ट आएगा तभी मैं थोड़ा स्लो चलूँगा, नहीं तो ऑलमोस्ट किया हुआ है तो मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इनपुट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज स्क्वायर वेव, ठीक है। जैसे देखिए ये मेरा ट्रांसफार्मर हुआ, ये मेरा प्राइमरी और ये मेरा सेकेंडरी हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई दे रहे थे, और इस सेकेंडरी में कुछ इसके कारण क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा था, करंट से फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा था, फ्लक्स यहाँ जा रहा था,
म्यूचुअल इंडक्शन के कारण फ्लक्स यहाँ कट कर रहा था, फिर यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, E2 मेरा प्रोड्यूस हो रहा था, और यहाँ पर कुछ लोड कनेक्ट कर दें। मतलब बेसिक प्रिंसिपल आपको ट्रांसफार्मर को पता होगा, तो नहीं पता तो पहला वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा। तो जनरली जो ई था क्या है, ई इज इक्वल टू क्या लेते हैं, ए एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो फ्लक्स मेरा किसी कारण करंट कारण हो रहा था, करंट मेरा किसी कारण जो सप्लाई दे रहे हैं हम लोग, सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, जो सप्लाई दे रहे हैं उसके कारण करंट हो रहा है, करंट मतलब फ्लक्स किस पर, करंट पर डिपेंड कर रहा है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या बोलते हैं, ईएमएफ मेरा इंड्यूस्ड हो रहा है। अब देखिए मेरे पास जो भी सिग्नल लेते हैं, ये याद रखिएगा आई एस आर पी, ऐसे याद रखिएगा। आई क्या हो गया आपका इम्पल्स, एस क्या हो गया स्टेप, आर क्या हो गया रैम, पी क्या होगा पाराबोलिक। तो मैं आपको याद करने का तरीका ही बता दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ईएमएफ इंड्यूस अगर देखिए ऊपर से नीचे जाइएगा, ऐसे ऊपर से नीचे याद रखिएगा, आई एस आर पी ऊपर से नीचे क्या होता इंटीग्रेट। ठीक है, और नीचे से ऊपर जाइएगा तो क्या होता है डिफ्रेंशिएट। तो बस ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा तो वो सारा क्वेश्चन किसी चारों कोई भी सिंगल पूछे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इजीली कर पाइएगा। ठीक है, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने का मतलब जैसे देखिए आपको क्वेश्चन जैसे ईएमएफ क्या होता है आपका एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है ना, फाई के किसके कारण होता है करंट कारण होता है। तो मान लीजिए आपका इम्पल्स है, ठीक है, सॉरी ये आपका क्वेश्चन में दिया था स्टेप दिया था ना, एक सेकंड में देख लेता हूँ क्या दिया हुआ क्वेश्चन में आपको। इनपुट क्या था स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव चलिए यहाँ पे देखिए आपका इनपुट स्क्वायर वेव था। स्क्वायर वेव कहने का मतलब क्या, इस तरह से वेव होगा, यही ना स्क्वायर वेव हुआ आपका, फिर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव जगह अल्टरनेट नेचर होगा। ठीक है, तो स्क्वायर वेव आप दे रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर क्या है, यही तो आपका स्टेप की तरह है, स्क्वायर वेव क्या है वही आपका स्टेप है। तो स्टेप इनपुट दे रहे हैं तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएट होगा तो आपका आउटपुट ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या होगा, एस क्या स्टेप है, स्टेप को डिफ्रेंशिएट करने में क्या मिल रहा है मेरा इम्पल्स मिल रहा है। समझना, देखिए जिस पाराबोलिक को डिफ्रेंशिएट किएगा तो रैम मिलेगा, रैम को डिफ्रेंशिएट किया तो स्टेप मिलेगा, स्टेप को डिफ्रेंशिएट किएगा तो इम्पल्स मिलेगा। सिमिलरली अगर इम्पल्स को इंटीग्रेट कीजिएगा तो स्टेप मिलेगा, स्टेप को इंटीग्रेट कीजिएगा तो रैम्प मिलेगा, रैम्प को इंटीग्रेट कीजिएगा तो पाराबोलिक मिलेगा। और नहीं समझ में आ रहा था तो एक एग्जाम्पल लीजिएगा तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो जो सिग्नल सिस्टम थोड़ा सा आइडिया होगा तो वहाँ से आपको इजीली रिलेट कर पा रहे होंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो आप इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लेकर उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। जैसे मान लीजिए कैसे मेरे स्टेप का मैं एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपका स्टेप का क्या होता है, यू ऑफ टी से हम लोग डिनोट करते हैं ना स्टेप को, तो जनरली हम लोग इसको डिफ्रेंस करते हैं आर ऑफ टी आता है ना, आर ऑफ टी इसको क्या होता है टी ई ऑफ टी होता है। जैसे ई ऑफ टी मेरा इस तरह से हो गया तो टी ऑफ टी इस तरह से आता है, रैंप आता है, ये मेरा रैंप है। तो जो बच्चे थोड़ा सा सिंगल सिस्टम का आइडिया रखते होंगे तुमको ये इजली समझ पा रहे होंगे, जिनको नहीं हो तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है। तो याद रखिएगा, जिससे देखिए ये मेरा इम्पल्स सिग्नल है, मैं एग्जाम्पल भी बना दे रहा हूँ, ये मेरा इम्पल्स इम्पल्स का ग्राफ है। स्टेप ग्राफ क्या होता है, ये सिर्फ राइट साइड में लाई करता है, मतलब कि इसको हम लोग वाई ऑफ टी इज इक्वल टू ई ऑफ टी, ये मेरा क्या हो गया आपका स्टेप हो गया, ये हो गया स्टेप। ये सिर्फ क्या होता है टी ग्रेटर देन जीरो के लिए सिर्फ वैल्यू होता है, लेस देन जीरो के लिए नहीं होता है। रैंप होता है इस तरह से होता है, टी टी यू ऑफ टी, टी यू ऑफ टी लिखते हैं, नहीं तो आर ऑफ टी भी लिखते हैं, इसका वाई ऑफ टी के बराबर, ये हो गया रैंप। पाराबोलिक तो आपको पता ही होता है पाराबोलिक। ठीक है, इसमें क्या होता है टी स्क्वायर यू ऑफ टी, नहीं तो टी आर ऑफ टी। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए आई एस आर पी याद रखिए, और ये रखिएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो डिफ्रेंशिएट होता है, ऊपर से नीचे आता है इंटीग्रेट होता है। स्टेप को डिफ्रेंशिएट करेगा तो ऊपर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्वायर स्क्वायर दिया था, स्क्वायर क्या है, इस तरह से स्क्वायर बनेगा, इसी तरह से स्क्वायर बनेगा ना आप। ठीक है, तो ये स्टेप की तरह है, यहाँ से देखिए ये स्टेप की तरह दिख रहा है, ये इसी से स्क्वायर बना सकते हैं, इससे तो स्क्वायर बनेगा नहीं। इसको क्या कीजिएगा इम्पल्स मिलेगा, उसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो EMF क्या होता है डी फाइव बाई डी टी होता है। तो यहाँ से आप समझ लीजिए। ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो फिर से थोड़ा सा आप एक यूट्यूब पर सर्च मार लीजिएगा, इम्पल्स और रैंप सिग्नल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ले सकते हैं वहाँ पर, अगर थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपको ये समझने में बहुत ईजी होगा। तो आपको क्या होता है वेव दिया था, स्क्वायर दिया था, मतलब स्टेप है, स्टेप को डिफ्रेंशिएट करके क्या मिलेगा इम्पल्स मिलेगा, तो आपका पल्स ये का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिंगुलर साइन ये सब नहीं होगा।
साइन तो होगा ही नहीं क्योंकि इनपुट मेरा स्क्वायर है। अगर इनपुट साइन होता तो साइन, मान लीजिए साइन रहता तो डिफिशिएट है तो कोसाइन होता, और कोसाइन मेरा इनपुट रहता डिफिशिएट करते तो कॉस का डिफिशिएशन क्या होता है साइन में, तो वहाँ पर हो सकता था। ये चीज़ समझ में आ गया अच्छा से? नहीं समझ तो फिर से एक वीडियो रिपीट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला टैपिंग से है। देखिए लास्ट वीडियो में इसको अच्छा से डिटेल में डिस्कस किया हम लोग। जैसे यह था ना जो क्वेश्चन, इंसुलेशन मतलब क्या होता है, लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम लोग कोर के पास क्यों रखते हैं, क्योंकि हम लोग इंसुलेशन मेरा क्या होना चाहिए, हमको कम इंसुलेशन देना पड़ेगा। और क्या था कि हाई वोल्टेज को अंदर रख देंगे तो हम लोग टैप चेंजर यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग टैप चेंजर यूज करना है ना, क्योंकि वोल्टेज हमको रेगुलेटेड वोल्टेज और जितना रिक्वायर्ड उतना वोल्टेज चाहिए। तो टैपिंग क्यों करते हैं, हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग में करते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी कैसे हो सकता है, आपका मन प्राइमरी को आप लो वोल्टेज दीजिए, हाई वोल्टेज दीजिए, सेकेंडरी को लो वोल्टेज दीजिए, हाई वोल्टेज दीजिए, तो इसलिए ये तो होगा नहीं, लो वोल्टेज को नहीं देते हम लोग। हाई वोल्टेज देंगे तभी ना हम लोग आज पर रिक्वायरमेंट जितना वोल्टेज है उतना ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से पैरेलल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसमें बोला है कि दो ट्रांसफार्मर नॉट हैविंग, याद ध्यान रखिए, नॉट हैविंग सेम पी यू वैल्यू, जो पी यू वैल्यू है वो आपका सेम नहीं है। तो मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का पी यू वैल्यू सेम नहीं है लेकिन कनेक्टेड इन पैरेलल शेयरिंग लोड, देन क्या होगा, अगर पी यू वैल्यू सेम नहीं है तो उसका लोड जो केवीए रेटिंग है वो भी सेम नहीं होना चाहिए। लोड शेयरिंग ट्रांसफार्मर विल नॉट द प्रोपोर्शनल टू देयर केवीए रेटिंग, नॉट, याद रखिएगा नॉट। समझा? तो ये पैरेलल ऑपरेशन से फिर देखिए पैरेलल ऑपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो पैरेलल ऑपरेशन में जहाँ डिस्कस किया हूँ उसको मैं डिटेल में डिस्कस किया हूँ, तो जरूर एक बार जरूर जाके देखिएगा, उसको भूलिएगा मत पैरेलल ऑपरेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर दो सिचुएशन था, एक क्या था कि जो दो ट्रांसफार्मर है उसका दो डिफरेंट रेटिंग है और पैरेलल में ऑपरेट करना चाहते हैं, तो लोड शेयरिंग होगा अकॉर्डिंग टू देयर केवीए रेटिंग। तो यहाँ पर बोल रहा है कि उसका जो पी यू वैल्यू सेम नहीं है तो उसका केवीए रेटिंग भी सेम नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या था कि दो ट्रांसफार्मर रनिंग इन पैरेलल और केवीए रेटिंग है सेम, तब क्या होगा, किस पर डिपेंड करेगा, पी यू वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर से ऑलमोस्ट हमको लग रहा है 4-5 क्वेश्चन हम लोग इसी सीरीज में देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डिटेल में देखना हो तो पुराना वीडियो देखिए, ऑलरेडी मैं डिस्कस डिटेल में मैं तो बोला था कि 50 क्वेश्चन के बाद सारे क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएंगे। मैं उसी तरीके से इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट आपको ट्रांसफार्मर से क्लियर हो जाए, ताकि फिर आगे कुछ प्रैक्टिस कर लें और फिर आपका एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अगर डायरेक्ट हमें थ्योरी पढ़ाता तो क्वेश्चन में रिलेट नहीं कर पाता, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप भी कन्फ्यूज होते हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू अगर थ्योरी पढ़िएगा तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, हाँ एग्जामर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो बच्चे शायद इसी वीडियो और लास्ट वीडियो में बताया था, नो लोड करेंट ऑफ ट्रांसफार्मर लैग सप्लाई द वोल्टेज, ये तो आपको याद होगा ग्राफ अच्छा से। ये आपका क्या था, नो लोड था, इसका ये कंपोनेंट आपका आई में मैग्नेटाइजिंग करंट था, और जेंटल कमेंट वाइंडिंग जो से आई डब्ल्यू बताता है, और ये एंगल कितना था अप्रॉक्स 75 डिग्री में बताया था, याद है? तो ये आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नो लोड करंट कितना होता है अप्रॉक्स 2 जो अगर नो लोड करंट का वैल्यू पूछता तो कितना होता है 2 to 6% ऑफ जितना भी आपका रेटेड लो होगा ना, ऑफ रेटेड लोड, रेटेड करंट लिख दीजिए, रेटेड करंट उसका 2 से 6% ही होगा। मतलब फुल लोड करंट 100 है तो नो लोड करंट कितना हो जाएगा 2 to 6 एम्पियर होगा। समझ में आ गया? और नो लोड क्या होता है, नो लोड टेस्ट क्या होता है, पूरा मैं डिटेल में डिस्कस करूँ, तो इसलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात थी, ये मत समझिए जैसे यहाँ लिखा है लैग द सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पर आपका सॉरी, तो ये आपका फाई होता है और ये आपका क्या होता है E1 E2 जो प्राइमरी, फिर उसके बाद जो सेकेंडरी, अगर यहाँ नो लोड है तो सेकेंडरी आएगा नहीं, रहता था फिर E2 इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वोल्टेज का होता है, ये जो एक्सिस होता है वोल्टेज का होता है, ये फ्लक्स होता है, दोनों के बीच का ग्राफ होता है। तो ये नहीं कि मैं ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ तो आप कन्फ्यूज नहीं हो जाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं सारा चीज़ें हर जगह नहीं दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख, ये कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। एक कम्यूटेटर तो आपका कहाँ यूज होता है, डीसी मशीन में यूज होता है। ठीक है, कंजर्वेटर टैंक हाँ यूज होता है, जिसके अंदर हम लोग ऑयल का रखते हैं। टैप चेंजर क्या होता है, हाई वोल्टेज साइड प्रोवाइड करते हैं ताकि रेगुलेटेड वोल्टेज हमको मिल सके। रेडिएटर क्या होता है, इसमें ऑयल नेचुरल कूलिंग के लिए यूज करते हैं, ऑयल कूलिंग, ये कूलिंग के लिए यूज होता है, जबकि नेचुरली एयर फ्लो होता है बिटवीन द रेडिएटर, उसके लिए यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं, किसका पार्ट है, डीसी मशीन का। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर का पार्ट है, ये भी आपका ट्रांसफार्मर का पार्ट है, ये भी ट्रांसफार्मर का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। देखिए कोई भी चीज़ आइडियल मतलब क्या था, परफेक्ट होता है। ठीक है, कोई परफेक्ट मतलब उसमें ना कुछ लॉस हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है।
पहला ऑप्शन आपको दिया है क्या चीज़, एडी करंट लॉस और नेग्लिजिबल, सही बात है, परफेक्ट। आइडी जब बोल दिया आइडियल, आइडियल का मतलब ही परफेक्ट, उसमें कोई मतलब कोई भी उसमें कमी नहीं है, ठीक है। तो लॉस क्या हो जाए, लॉस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इफिशियंसी आपका कितना होना चाहिए, इफिशियंसी पूछा तो 100% इफिशियंसी होना चाहिए। अब परफेक्ट मशीन जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो 100% आइडियल है, कुछ ना कुछ उसमें एरर होता ही है, ठीक है। तो एडी करंट लॉस नेगली भी आपका सही है, नॉट नॉट पूछा है, नॉट ट्रू, कौन सा नॉट ट्रू है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस हाई, हाई रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, ये भी सही है। कोर हैज कांस्टेंट परमेबिलिटी, इसको थोड़ा समझा दे रहा हूँ, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्यों हो जाएगा, बोल रहा है कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस हाई, देखिए रेजिस्टेंस अगर हाई हो जाएगा, मेरा करंट क्या होगा, करंट उसमें कम फ्लो करेगा, तो करंट कम फ्लो होगा तो जो फ्लक्स होगा वो भी मेरा कम होगा, ईएमएफ मेरा कम होगा। तो पर्पस क्या है ट्रांसफार्मर का, आइडियल मतलब परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेलिटी मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आपका जो हम लोग इलेक्ट्रिक में पढ़ते हैं, करंट जिसमें मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है। तो एक आप एक इसमें आई है, तो आप देखते हैं जो लेते हैं वो हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिव मटेरियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टिव मटेरियल। कंडक्टिव मतलब जो करंट इसमें पास होगा, बहुत ज़्यादा करंट पास होगा, जैसे आपका सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, हाई होता है, मतलब कि अलाउ करता है मैक्सिमम करंट को इसमें, मतलब रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है, इसमें करंट मेरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लो करता है। तो क्या होता है, कंडक्टिविटी एक ऐसा टर्म है जो क्या करता है, वो अलाउ करता है कि मैक्सिमम करंट फ्लो करे। तो आप इसी चीज़ को मैग्नेटिक सर्किट से रिलेट कीजिएगा, तो जैसे करंट मेरा किससे रिलेटेड है, फ्लक्स से, रेजिस्टेंस मेरा किससे रिलेटेड है, रिलक्टेंस से, ठीक है। तो उसी तरह कंडक्टिविटी मेरा किससे रिलेटेड है, परमेबिलिटी से। तो परमेबिलिटी कहने का मतलब जो कोर परमिएबल होगा, मतलब उसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा पास होगा, समझ में, हाई परमिएबल हो तो हाई पास होगा, लो परमिएबल हो तो लो पास होगा, ठीक है। तो ये भी ये रिलेशन जरूर याद रखिएगा। करंट मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, ये मैग्नेटिक सर्किट। तो करंट किससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक से, फ्लक्स से रिलेटेड है, रेजिस्टेंस किससे रिलेटेड है, रिलक्टेंस से, कंडक्टिविटी परमेबिलिटी से, ठीक है। उसी तरह मेरा जो ईएमएफ था वो किससे हो जाएगा, एमएमएफ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि अब सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही आ रहे हैं। इसमें पूछा गया आपका इंसिपिएंट फॉल्ट से कौन बचाता है, देखिए जो इंसिपिशिएंट फॉल्ट है ये कुछ नहीं, ये आपका इंटरनल फॉल्ट बोल रहा है, इसका मतलब होता है इंटरनल फॉल्ट। मशीन में जो इंटरनल फॉल्ट होता है इससे कौन बचाता है आपका, आप ये बक्कल रिले का नाम सुना होगा, बक्कल रिले, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बक्कल रिले क्या है, एक तरह का गैस एक्चुएटेड रिले है, क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, गैस एक्चुएटेड रिले है और क्या करता है, ऑल इंसिपिशिएंट फॉल्ट, इंसिपिएंट फॉल्ट, इंसिपिएंट बोल दीजिए चाहे इंटरनल फॉल्ट, उससे हम लोग क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसको, मशीन को, ट्रांसफार्मर को, ठीक है। और ये शायद ऑलमोस्ट ग्रेटर देन मतलब ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो कितना होता है, ग्रेटर देन 500 kVA के ऊपर यूज करते हैं। जो बकल रिले का यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग ग्रेटर देन 500 kVA होगा वहाँ यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, बकल रिले क्या होता है, एक गैस एक्चुएटेड रिले, ये क्या करता है, ऑल तरह का जो इंटरनल फॉल्ट है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है, जितने भी इंटरनल फॉल्ट है, इंटरनल फॉल्ट बोल दीजिए, चाहे इंटरनली आपका शॉर्ट सर्किट बोल दीजिए, शॉर्ट सर्किट बोल दीजिए, उससे हो गया, चाहे किसी तरह का इंसुलेशन फेल्यूर हो गया, इंसुलेशन फेल्यूर, ठीक है। तो बक्कल रिले क्या होता है, गैस एक्चुएटेड रिले है, ठीक है। मतलब उसमें क्या होता है बता, मैं गैस एक्चुएटेड रिले कहने का मतलब है उन्हें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्या करता है, जितने भी इंटरनल फॉल्ट है, इंसिपिएंट करने का मतलब इंटरनल फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, इंसुलेशन फेल्यूर, इससे ट्रांसफार्मर को बचाता है। ये जनरली हम लोग बक्कल रिले कहाँ डालते हैं, जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग ग्रेटर देन 500 kV होता है वहाँ पर ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जनरली होता क्या है, जैसे कहीं कहीं पूछता है कि बक्कल रिले का पोजीशन क्या है, जैसे बक्कल रिले का, मान लीजिए मेरा बक्कल रिले है, तो यह कहाँ होता है आपका, ये कंजर्वेटर टैंक हो गया, कंजर्वेटर टैंक, और ये है मेरा मेन टैंक ट्रांसफार्मर का मेन टैंक, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भी कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में, ठीक है, ये दोनों के बीच में बकल रिले हम लोग को लगा रहता है। उसमें होता है क्या है कि एक मर्क्यूरी रहता है, ठीक है ना, मर्क्यूरी रहता है इसके अंदर में।
तो जैसे ही अब मान लीजिए यहाँ पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो वेपर बन के यहाँ पर कहाँ बकर रिले में जाएगा। तो बकर रिले में जाएगा तो वहाँ पर मर्क्यूरी अंदर में दो जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये कांटेक्ट हुआ और यहाँ पर ये कांटेक्ट हुआ, ठीक है। और ये किसी एक ग्लास के अंदर आता है, ग्लास में क्या होता है मरकरी फील्ड होता है, ठीक है। तो मरकरी फील्ड है तो मरकरी ये दोनों दोनों पॉइंट को टच नहीं करता है। अगर आप इसका 3D यूट्यूब देखिएगा तो समझिएगा। जैसे एक पॉइंट ये है, मेरा एक पॉइंट ये है और इसमें हाफ ऐसे क्या है मरकरी फ्यूल है। तो जब क्या होगा, जब मेन टैंक में ज़्यादा मतलब ही ज़्यादा टेम्परेचर का हीट प्रोड्यूस होगा, जब जो ऑयल होंगे वो वेपराइज होकर कहाँ जाएंगे, बकर रिले में जाएंगे। बकर रिले में जब यहाँ पर आएंगे तो ये क्या करता है, जो ग्लास बनाता है, ये ग्लास का ट्यूब होता है, उसको लिफ्ट करता है। जैसे ऊपर लिफ्ट करेगा तो ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट को क्या मरकरी टच करेगा तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट बनाता है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट बनाएगा तो ये जाके यहाँ पर अलार्म बजाता है। पहले अलार्म बजाता है फिर बाद में कटआउट करता है। इसमें दो यूज होता है, जैसे मरकरी ट्यूब में बोला ऐसा दो मरकरी ट्यूब होता है। तो एक क्या करता है, पहले अलार्म बज जाता है कि हाँ ऐसा कुछ ट्रिप होने वाला है, होता नहीं है। अगर मान लीजिए फिर भी आप उसको नहीं आइसोलेट किए तो फर्दर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो एक लो साइड में एक अप साइड में ऐसा ही रहता है। जब अप साइड को टच करेगा तो वो आपको कट आउट कर देता है, ठीक है। तो ये आपका बकल रिले से सारा क्वेश्चन हो गया। तो क्या क्या ध्यान देना है, एक बकल रिले इसका पोजीशन कहाँ है, मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में होता है। ये किस में क्या बोलते हैं, इसका कहाँ यूज करते हैं, जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग 500 kVA से ज़्यादा रहता है। और हाँ और चीज़ ये कहाँ यूज करते हैं, ऑयल फील्ड में, क्योंकि ऑयल ही मेरा ना हीट होकर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर यहाँ पर जा रहा है। तो ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में यूज होते हैं। कहाँ यूज करते हैं, ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये बकर रिले से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया और ये का इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैस एक्चुएटर रिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा, जो जो मैं बताऊँ सारा एक एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। जितना भी मैं पॉइंट डिस्कस किया हूँ सारा प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल गया होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये थोड़ा मेमोराइज टाइप का क्वेश्चन है कि बोला डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है, अप टू 200 kVA, ठीक है। तो ये आपका पूछा भी है, आपका जेई में ही पूछा हुआ है, ठीक है। इट्स रेटिंग इज लिमिटेड ड्यू टू द कंटिन्यूअस आयरन लॉस। देखिए जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है क्या ना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ कनेक्ट होता है, नियर लोड कनेक्टेड होता है। कहाँ कनेक्ट होता है, नियर लोड। नियर लोड कहाँ होता है, जो हमारे घर के आसपास में जो ट्रांसफार्मर आप देखे हैं ना, वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो हम लोग ये इसमें क्या होता है कि लोड का फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होता है, लोड का फ्लैक्चुएशन क्या होता है, मोर होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि हम लोग नहीं पता कब किस घर में क्या कौन सा लोड कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है। लोड फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने के कारण इसका जो इफ़िशियंसी भी होता है ना, वो आपका मैक्सिमम 50 to 75% ही होता है मैक्सिमम इफ़िशियंसी, ठीक है। मैक्सिमम इफ़िशियंसी कितना होता है आपका 50 to 75%। यही पावर ट्रांसफर में कितना होता है 100% होता है। और ये मेनली जिनली डेल्टा और स्टार कनेक्टर होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं हम लोग को न्यूट्रल पॉइंट भी चाहिए था तो स्टार में ही न्यूट्रल पॉसिबल है, तो डेल्टा टू स्टार कनेक्टेड होता है। समझ में आया। तो ये और भी कुछ कुछ पॉइंट है जो मैं डिटेल में कवर किया हूँ दोनों का डिफरेंस। और ये मेमोराइज टाइप क्वेश्चन है, आपको 200 kVA तक ही यूज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कोई भी ट्रांसफार्मर होता है अब तो पता ही है, लॉस मेन चीज़ है हम लोग का। तो जैसे नो लोड पर क्या होता है, जब जब नो लोड होता है, कोई लोड कनेक्टेड नहीं होता है, तो जो पावर कंज्यूम कर रहा है ट्रांसफार्मर वो सारा लॉस में जाता है। उस टाइम को लॉस को क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट लॉस या आयरन लॉस बोलते हैं ना, आयरन लॉस या कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। तो इसमें अगर 200 kVA से ज़्यादा अगर डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो मेरा लॉस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लॉस मेरा ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो ओवर एफिशिएंसी मेरा कम हो जाएगा। तो यही एक लिमिटेशन, इसलिए हम लोग इसका 200 kVA तक ही यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके थ्रू थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, तो आप ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसको जरूर देखिएगा, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का डिफरेंस जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और पैरेलल ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो दिया V1I1 और V2I2 इज द मैनिफेस्टेशन, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है। जैसे देखिए आपको क्या बता, V1 मतलब E1I1 मतलब क्या, V1I1 क्या है, पावर है। ये क्या मान लीजिए P1 हो गया, ये P2 हो गया। तो आपको तो पता ही जो ट्रांसफार्मर उसमें क्या पावर और फ्रीक्वेंसी क्या मेरा होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ये तो कभी चेंज नहीं होता है ना, ठीक है। तो बोला दोनों साइड पावर कांस्टेंट क्या है, ये तो कंपेयर वाला क्या होता है, H.dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई होता है। ये तो होगा नहीं। कूलम्ब्स लॉ भी चार्ज से रिलेटेड, ये तो होगा नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड
नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो ये जो है आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड पावर है ना। तो ये आपको मैनिफेस्टेशन कहने का मतलब कि आपको क्या चीज़ से रिलेशन बता रहा है, मतलब किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, ये आपका बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, देखिए इसलिए ट्रांसफार्मर को पता है कि पावर और फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, मतलब कि ये शायद फिफ्थ वीडियो में चाहे सिक्स वीडियो में कवर कर चुका है आपको। देखिए सेकेंडरी साइड मतलब आर सेकेंडरी कितना दिया है 250 ओम। ठीक है, इसको बोल रहा है कि प्राइमरी साइड में भी रेफर करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम लोग बोल रहे थे ना कि जैसे प्राइमरी साइड में रेफर करना है, जैसे हम लोग क्या किए थे, एक ट्रांसफार्मर बनाए थे ये। ठीक है, ये मेरा प्राइमरी हो गया, ये मेरा सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी टर्न्स क्या दिया है, इफ ट्रांसफार्मर है 50 टर्न्स इन प्राइमरी, यहाँ पर मान लीजिए N1 ले लीजिए, N2 ले लीजिए, तो यहाँ पर दिया है 50 एंड सेकेंडरी कितना दिया है 10 टर्न्स दिया है, 10 टर्न्स। तो आपको मैं क्या बोल, जहाँ फॉरवर्ड करना है उसका वाइंडिंग ले लीजिए। तो सेकेंडरी में आपको मतलब इधर दिया हुआ है सेकेंडरी साइड का, एक सेकेंड देखिए, देखिए तो यहाँ पर क्या मेरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर लोड है, इस लोड का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है 250 ओम, कितना दिया 250 ओम। इसको हम लोग किधर रेफर करना है, प्राइमरी साइड। तो जिधर रेफर करना है उसका वाइंडिंग 50 है, 50। कहाँ से रेफर करना है, 10 से करना है। तो दोनों का रेशियो का होल स्क्वायर इंटू जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा कितना 50 इंटू 50 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 250। तो ये तो गया आपका, तो ये कितना हो जाएगा 25 मतलब कि 6250 ओम। तो 6250, देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मैं पिछला वीडियो में ही डिटेल में डिस्कस किया कैसे रेफर करते हैं, कैसे जानिएगा। और यही आपको पी यू वैल्यू दिया था, याद रखिएगा। अगर यही पी यू वैल्यू दिया रहा था तो प्राइमरी हो या सेकेंडरी दोनों में सेम रहता है पी यू वैल्यू, तो हम लोग चेंज नहीं करते। यहाँ चेंज क्यों किए, क्योंकि ओम में दिया है। तो ये मैं पिछले क्लास में बहुत अच्छा से डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, तो जरूर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कब करना है कब नहीं करना है। देखिए इस क्वेश्चन तो मैं पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किया हूँ। बोल रहा है कौन सा ट्रांसफार्मर सूटेड है 3 फेज 4 वायर, इसके लिए 3 फेज 4 वायर। एक बात बताइए, मान लीजिए आप डेल्टा डेल्टा लीजिएगा। ठीक है, इसमें कितना वायर कनेक्ट कीजिएगा, 3 वायर। इधर भी कितना कीजिएगा 3 वायर। ठीक है, 4 वायर करने का मतलब जब आप स्टार रहेगा, एक आर वाई बी और एक यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट सकते हैं। तो 4 वायर आपका कहाँ पॉसिबल है, 4 वायर आपका कहाँ पॉसिबल है, सिर्फ स्टार कनेक्शन में पॉसिबल है। ठीक है, तो वही बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन 3 फेज ट्रांसफार्मर आर बेस्ट सूटेड फॉर 3 फेज 4 वायर है। मतलब कि आपका एक स्टार होना कंपलसरी है, तो आपका ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 3 फेज जैसे आपका क्या है, न्यूट्रल न्यूट्रल होगा तो अगर दोनों साइड स्टार ले लीजिएगा आप, दोनों साइड स्टार लेते हैं, यहाँ भी न्यूट्रल इधर भी न्यूट्रल, बेस्ट सूटेड जो बोले यहाँ भी ऐसा नहीं कि आप आर वाई बी यहाँ करके आर वाई बी 4 कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा एच स्टार होता है। क्यों होता है, जैसे यहाँ पर 3 वायर की जगह 4 वायर आपको कैरी करना पड़ेगा ना ट्रांसमिशन लाइन में, तो आप 3 लाइन के लिए सेम पावर के लिए सेम जो भी आप पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डेल्टा में आपको क्या हो रहा है, डेल्टा में आपको 3 वायर को ट्रांसफर करना पड़ा। आप कहीं भी देखते हैं जो भी टावर होता है उसमें 3 वायर ही जाता है, आर वाई भी 3 वायर, 4 वायर नहीं जाता, 3 वायर ही जाता है। तो स्टार रेंज क्या है, एक एक्स्ट्रा आपको न्यूट्रल के लिए एक एक्स्ट्रा वायर लेके जाना पड़ेगा, ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा, लॉस भी होगा, कॉस्ट भी पड़ेगा। तो हम लोग क्या चाहिए, हम लोग इकोनॉमिकल होना चाहिए ना। तो इसलिए क्या होना चाहिए, हम लोग लेकर आएंगे डेल्टा में, लेकिन जब ज़रूरत होगा हम लोग को उसको स्टार में कन्वर्ट करके फिर 4 वायर में करके हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम, और चाहे कहीं बड़ा बड़ा जगह पर यूज होता है। तो इसलिए बेस्ट कनेक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा टू स्टार होगा। यहाँ पर क्यों नहीं लिया स्टार टू स्टार, ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि डेल्टा साइड में क्या होगा 3 वायर होगा। तो पहला और ए और डी तो ऐसे ही चला गया, कन्फ्यूजन हो रहा होगा बी और सी में। तो बी इसलिए नहीं लिया, अगर दोनों साइड स्टार लीजिएगा तो दोनों साइड आपको 4 वायर कैरी करना पड़ेगा, समझ में। तो हम लोग सेम पावर के लिए 4 वायर क्यों लिए, जब 3 वायर में हो जा रहा है तो इसलिए हम लोग इधर क्या ले रहे हैं, प्राइमरी में डेल्टा ले रहे हैं, सेकेंडरी में स्टार ले रहे हैं। तो समझ में आ गया। तो बेस्ट क्या हो जाएगा आपका, बेस्ट हो जाएगा आपका ये डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। ठीक है, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे, जैसे क्वेश्चन ये यहाँ पे पूछ देता, ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है ये सूटेबल किसके लिए,
पूछा था ना, ये जो है वो सूटेबल किसके लिए, ये सूटेबल है किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये भी याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि हमारे घर के पास ही ऐसा चाहिए ना, घर के पास ही ना एक फेज, एक सिंगल फेज में हम लोग घर में अब क्या होता है, सिंगल फेज सप्लाई आता है, एक फेज लेते हैं कि न्यूट्रल लेते हैं। ये ट्रांसमिशन यूज नहीं होता है, पावर ट्रांसफर के लिए यूज नहीं होता है, बेस सूट किस लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए होता है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और एक का इम्पोर्टेंट पॉइंट था वहाँ पर, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट था ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम लोग क्या होम से कनेक्टेड होता है, तो होम से कनेक्टेड था, हमारे घर में क्या होता है, सिंगल फेज ही आता है ना, सिंगल फेज न्यूट्रल लेकर आते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि थ्री फेज तीनों के तीनों फेज लेकर आते हैं। तो मेनली जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मेनली लोड्स के नियर बाई कनेक्टेड होता है, तो लोड के नियर बाई कनेक्टेड है, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट थ्री फेज का भी हो सकता है, सिंगल फेज का भी हो सकता है, और एक फेज एक न्यूट्रल का रिक्वायरमेंट हो सकता है ना। तो जैसा कि रिक्वायरमेंट हो उसके बेसिस पर बेस्ट सुटेबल मेरा जो है डेल्टा टू स्टार कनेक्टेड ही है। समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है ना किस तरह का कनेक्शन है, हम लोग का अब मतलब पता नहीं है, मतलब हम लोग जो रिक्वायरमेंट है हम लोग को फेज न्यूट्रल लोड साइड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डेल्टा स्टार बेस्ट सुटेगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर से वही रिपीट करके आपको रेफर करना है। ठीक है, इसमें दिया 5 kVA ट्रांसफार्मर है, टर्न रेशियो N1 N2, मतलब N1 अपॉन N2 का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। द इम्पिडेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग इज, जो प्राइमरी वाइंडिंग की इम्पिडेंस ZP लिख लीजिए, इम्पिडेंस है ना 3 + J5, तो ये हो गया R, ये हो गया X। उसी तरह आपका दिया है ओम, वाइल सेकेंडरी वाइंडिंग इज ZS कितना दिया आपका 0.5 + J 0.8, तो ये R हो जाएगा और ये X। द इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर व्हेन रेफर टू प्राइमरी साइड विल बी, देखिए ये तो ऑलरेडी आपका क्या है प्राइमरी साइड में है। ठीक है, इसको आपको प्राइमरी साइड में रेफर करना है, ये कहाँ है सेकेंडरी में है, इसको रेफर कहाँ करना है आपको प्राइमरी में। तो प्राइमरी रेफर करना है तो क्या होगा, आपको ऑलरेडी N1/N2 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ, तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कीजिए और ऐड कीजिए। मान लीजिए सिर्फ R को हम रेफर कर रहे हैं, सिर्फ R को इसको रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो 0.5 और N1/N2 का वैल्यू कितना दिया है 10 का होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5/10 × 100 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 50, और पहले से R कितना है 3 है, तो टोटल R प्राइमरी टोटल कितना हो जाएगा 53। ठीक है, उसी तरह X कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, X का आपका कितना दिया हुआ है 0.8, तो 8/10 × 100, तो कितना हो जाएगा 80, और पहले से कितना 5 85। ठीक है, तो 80 + 5 85 हो जाएगा, तो R मतलब कि क्या हो जाएगा, जो Z का वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 53 + J 85, मतलब आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे वो समझ में आया ना, मैं तो बताया था पिछला, देखे वो जिधर रेफर करना उसका नंबर ऑफ टर्न्स, जिधर से रेफर कर उसका नंबर ऑफ टर्न्स, और इस क्वेश्चन में और इजी है क्योंकि डायरेक्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स करके आपको 10 दिया हुआ है, तो बस उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है। दोनों को रेफर क्यों नहीं किए, क्योंकि ये जो पहला दिया था इम्पिडेंस वो प्राइमरी साइड का ही दिया था, और ओवरऑल सारा पूछा है प्राइमरी साइड में, ये सेकेंडरी है, तो इसको हम लोग प्राइमरी में भेजना है, तो हम लोग R को इंडिविजुअल भेज दिए, X को इंडिविजुअल भेज दिए, फिर जो पहले से R है उसमें जोड़ दिए, पहले से X है उसमें जोड़ दिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 53 + J 85। समझ में आ गया। चलिए आज के वीडियो को यहीं पर करते 74 कर दिया, और 25 क्वेश्चन बचा इस सीरीज में, तो कोशिश करें कि नेक्स्ट वीडियो में इसको हम ट्रांसफार्मर खत्म करके और स्पेशल मोटर की तरफ चले, क्योंकि स्पेशल मोटर से जेई में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे के कमेंट आएंगे कि सर थोड़ा थोड़ा फास्ट कराइए, तो फास्ट नहीं, देखिए हम उतना भी फास्ट नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ हमको मेन जितना पढ़ा रहे हैं उससे एक भी क्वेश्चन है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा पर्पस यही है कि मैं जितना बता रहा हूँ उससे एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या डाउट है और क्या मतलब चाहते हैं। डीसी मशीन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और ये ट्रांसफार्मर भी, और नेक्स्ट 1 से 2 वीडियो में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।